वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने पेपर खोला हुआ है। इग्नू ने कंडक्ट करवाया था 8 जनवरी को 8 जनवरी 2023 को बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप इस पेपर को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर टोटल जिन भी लोगों ने इग्नू के लिए एग्ज़ाम दिया था 8 जनवरी को, उसमें टोटल 120 क्वेश्चन आते। हमेशा से पेपर का फॉर्मेट यही रहा है, सिलेबस भी यही रहा है, इस बार भी सेम रहा है। तो यहाँ पर 8 जनवरी को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। तो टोटल 120 एमसीक्यूज़ आए थे। यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी मिली थी, ओएमआर बेस्ड आपका पेपर कंडक्ट करवाया गया था। तो जिन भी लोगों ने पेपर दिया होगा तो वो लोग मैच कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं या गलत किए हैं। इन केस किसी भी क्वेश्चन का आंसर मुझसे रॉन्ग यहाँ पे अपडेट होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को आप लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर और बता सकते हैं कि मैम आपने आंसर गलत दिया है। तो यहाँ पर जो भी इस तरीके का कमेंट आता है मैं उसको पिन कर दूँगी जिससे आपके लिए विजिबल हो पाए। कभी कभी जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ आपको कह रही हूँ। जो भी लोग इस पेपर्स को देख रहे हैं मैं बता दूँ कि आपके लिए जो लोग इवन अभी अपकमिंग कोई सा भी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इस पेपर को एक बार देखना कि आपको पेपर किस तरीके के आते हैं। आपने अभी तक CHO NHM के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, इस तरीके के पेपर जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखें कि इग्नू भी कितने अच्छे अच्छे पेपर कंडक्ट करवाता है। तो एग्ज़ाम डेट थी 8 जनवरी 2023। टोटल 120 क्वेश्चन आए थे। चलिए हम देखते हैं आज की क्लास में कितने, कोशिश करूँगी कि एक ही क्लास में पूरे 1 आवर की क्लास में पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए जाएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, आई होप आपको स्क्रीन पूरी प्रॉपर विजिबल हो रही हो। फर्स्ट क्वेश्चन था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एन इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल बिकॉज इट। तो जो ATP है क्या है, ATP एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्यों है? इज द रिजल्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म, स्टोर्स एनर्जी फॉर यूज बाय बॉडी सेल, इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म या फिर रिलीज एनर्जी फॉर अनकंट्रोल्ड बर्स्ट। तो ATP जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं ATP के फॉर्म में ही एनर्जी को स्टोर करके रखेंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्टोर्स एनर्जी फॉर यूज बाय बॉडी सेल। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेवरेज हैव अ डायूरेटिक इफेक्ट एक्सेप्ट। तो सभी बेवरेज में क्या है, डायूरेटिक इफेक्ट्स है किसी एक को छोड़कर। टी, कॉफ़ी, मिल्क या फिर एल्कोहल। तो इन सभी में क्या है, डायूरेटिक इफेक्ट है किसी एक को छोड़कर। आप लोग भी अपने आंसर है जो मार्क कर सकते हैं जिससे आपको पता चले कि आपने सही किया है या नहीं। तो यहाँ पर बताइए कि जो डायूरेटिक इफेक्ट है सब में किसी एक में छोड़कर, तो वो होगा यहाँ पर मिल्क। नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन ऑफ लेस देन 50 ml पर डे ऑफ यूरिन इट्स नोन एज। तो यदि 50 ml पर डे से कम यूरिन क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है या फिर इससे और कम होती है 50 ml से, तो ये क्या है, नॉर्मल है, पॉलीयूरिया है, ओलिगोयूरिया है कि एन्यूरिया है। तो जब 400 ग्राम से भी कम हो, 400 ml से कम हो तो हम ओलिगोयूरिया में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 50 ml पर डे हो रहा है और इससे भी कम तो क्या है, एन्यूरिया। नेक्स्ट वन यहाँ पर द ब्लड सेल दैट डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग बैक्टीरिया और वायरस। कौन सी सेल है जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में हिम्मत दिखाएंगी या फिर क्षमता रखेंगी, उनको डिस्ट्रॉय करेंगी? मेलेनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स है, इरिथ्रोसाइट RBC है, लिम्फोसाइट्स WBC है। और एक काम कौन करता है, क्या होगा, लिम्फोसाइट्स और वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। क्लियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट्स आर लॉस्ट मोस्टली थ्रो। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारी बॉडी से किसके थ्रो सबसे ज़्यादा लॉस्ट होते हैं, रीनल फंक्शन से, स्वेटिंग से, फीकल मटेरियल से कि रेस्पिरेशन से? तो ये होते हैं रीनल फंक्शन, यूरिन पास करेंगे हम उसके थ्रू। नेक्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द बॉडीज कैल्शियम इज फाउंड इन। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कहाँ पर, बोन्स में, हमारी हड्डियों में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द वेस्टिजियल बॉनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल इज। तो वेस्टिजियल बॉनी पार्ट जिसको हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं, और टेल बोन यहाँ पर कौन सी है, तो है कोकेक्स। क्या है, कोकेक्स। ह्यूमन स्केलेटल का वेस्टिजियल बॉनी पार्ट है क्या है, टेल बोन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कोकेक्स से। ऑप्शन में था क्रेनियम, सर्वाइकल, कोकेक्स या फिर क्लेविकल। नेक्स्ट वन इज द ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व कंट्रोल फंक्शन इन द हेड एंड नेक एक्सेप्ट। सभी क्रेनियल नर्व
यहाँ पर क्या करती हैं, हेड और नेक को कंट्रोल करने का काम करती हैं किसी एक को छोड़कर। ऑल्फैक्टरी, ग्लेसोफेरेंजियल, ट्रोक्लियर या फिर वैगस नर्व। तो यहाँ पर इसका आंसर दीजिए आप लोग कि कौन है जो हेड और नेक को कंट्रोल करने का काम नहीं करेगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ऐसे बहुत सारे और इजी क्वेश्चन हैं जिनको आपके लिए छोड़ा जाएगा और इन दो में से आपका आंसर एक होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है, वेरियोला माइनर, वेरियोला मेजर, वेरियोला जूस्टर या फिर वेरियोला सिम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, वेरिसेला जूस्टर जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या है, वेरियोला जूस्टर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर पूरा पेपर है जो प्रॉपर तरीके से मैंने अरेंज नहीं किया है, जैसा आप लोगों ने भेजा सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। सेल्स इन द पेंक्रियाज दैट प्रोड्यूस द इंसुलिन। तो पेंक्रियाज की कौन सी सेल्स हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं, एपिथेलियल सेल्स, हेपेटिक सेल्स, आइसलेट्स या फिर जर्म सेल। तो इतना इजी क्वेश्चन आया था कि जो पेंक्रियाज है इसके लिए जो इंसुलिन हार्मोन है कौन रिलीज करता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। नेक्स्ट वन इज फैमिली इन विच हस्बैंड गोज टू रेसाइड इन द स्पाउस हाउस आफ्टर मैरिज इज नोन एज। तो फैमिली में जब पति अपनी पत्नी के घर जाके रहने लगे, मतलब घर जमाई बन के रहने लगे, तो वो कौन सी मैरिज कहलाएगी, मैट्रीलोकल, पैट्रीलोकल, मैट्रीलिनियल या फिर पैट्रीलिनियल। तो ये मैरिज कौन सी मैरिज कहलाएगी, ये कहलाएगी मैट्रीलोकल। कौन सी मैरिज, मैट्रीलोकल, जिसमें पति अपनी पत्नी के घर जाकर रहने लगे आफ्टर मैरिज, तो ये क्या कहलाएगी, मैट्रीलोकल। नेक्स्ट वन इज नॉर्म्स, बिलीफ्स एंड वैल्यू आर द कंपोनेंट ऑफ। तो ये सभी किसके कंपोनेंट्स हैं, सोसाइटी के। नेक्स्ट वन इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ स्टिमुलस व्हेन इट्स प्रेजेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्पोंडेंट इज नोन एज। तो ये क्या कहलाएगा, ऐसी इंटेंसिटी जो आपको क्या हो रही है, फील होती है, तो वो क्या है, रिस्पॉन्स है, सेंसेशन है, स्टिमुलेशन है कि थ्रेशोल्ड है, ये कहलाएगा सेंसेशन। नेक्स्ट वन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफेंसिव कोपिंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट। सभी डिफेंस मैकेनिज्म हैं किसी एक को छोड़कर, विड्रावल, डिनायल, रिप्रेशन या फिर सब्लिमेशन। तो सभी यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म है, जो नहीं है वो क्या है, वो है विड्रावल। क्या है, विड्रावल। नेक्स्ट वन इज a complex process defined as a state of focused awareness with readiness to respond is known as। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें आप क्या है, फोकस्ड अवेयरनेस होना चाहिए, आप किसी चीज़ के प्रति किस तरीके का रिस्पॉन्ड करते हैं वो सब आपका होगा। यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यहाँ पर आपका अटेंशन। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव आई वियर शुड बी वॉर्न ऑल द टाइम्स व्हेन द नर्सेज। तो आपको प्रोटेक्टिव आई वियर पहन के जाना है जब आप किसकी केयर करते हैं, गिविंग पर्सनल केयर टू एड्स पेशेंट, बाथिंग अ न्यूनेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ड्रॉइंग कॉर्ड ब्लड या फिर टेकिंग स्पेसिमेन टू लेबोरेटरी। तो प्रोटेक्टिव आई वेयर आपको पहन के जाना है जब आप स्पेशली एड्स पेशेंट की केयर कर रहे हो तब। नेक्स्ट इज इथिक्स इन नर्सिंग इज कंसर्न्ड विथ ऑल एक्सेप्ट। तो जो नर्सिंग के एथिक्स हैं सब कुछ है इसमें किसी एक को छोड़कर। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी तो गुड गवर्नेंस होना चाहिए, बट फिर भी आपको यदि इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। द नीड टू बी सेल्फ फुलफिल्ड, लर्न, क्रिएट एंड अंडरस्टैंड परटेन्स टू। तो एक यहाँ पर एक जो थ्योरी दी गई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा है नीड्स टू बी सेल्फ फुलफिल्ड, लर्न, क्रिएट एंड अंडरस्टैंड परटेन्स टू। तो ये कौन सी नीड्स है, स्टीम नीड्स है, लव नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। तो यहाँ पर जितनी भी ज़रूरतें बताई गई हैं, सेल्फ फुलफिल्ड, लर्निंग होना है, क्रिएटिव करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो ये सब क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। क्लियर। मास्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा है ऑल आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। तो सभी बैरियर हैं किसके लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, किसी एक को छोड़कर।
लैक ऑफ सफिशियंट टाइम ड्यू टू वर्कलोड, ये भी बिल्कुल सही है कि आप अपने सामने वाले की प्रॉपर अच्छे से बात ही नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम है। मुझे ही मान लीजिए मैं आप लोगों के प्रॉपर कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ तो हमारा उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। कल्चरल इशूज़ हो सकते हैं, कहीं कहीं के लोग बंगाली में पूछेंगे, हिंदी में मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन आप बंगाली या फिर तेलुगु बोलेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, लैंग्वेज इशू भी रहेंगे। तो यहाँ पर जो नहीं है वो क्या है, सिंपैथी एंड पेशेंट असाइनमेंट। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस लेड टू स्टेटिंग प्रॉब्लम्स एंड इशूज़। कौन सी प्रॉब्लम, जो नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा हिस्सा है जिसमें हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे? असेसमेंट में, डायग्नोसिस में, इम्प्लीमेंटेशन में कि रेशनल में? ये पता चलेगा आपको असेसमेंट में जब आप उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हो तब। नेक्स्ट इज ऑल आर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स एक्सेप्ट। सभी जो प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स के प्रिंसिपल हैं किसी एक को छोड़कर। मेंटेन द बैलेंस, बेंड एट नीज, कैरी ऑब्जेक्ट क्लोज टू मिड लाइन, यूज स्मॉल मसल ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो बॉडी मैकेनिक्स के प्रॉपर सभी प्रिंसिपल हैं किसी एक को छोड़कर, वो क्या है? बेंड एट नीज, जनरली बेंड एट जो बैक है यहाँ से आपको बेंड करना है, वेस्ट से ना कि नीज से। ये आपका प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स का प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंफर्ट डिवाइस यूज्ड फॉर कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी पेशेंट एक्सेप्ट। तो सभी यहाँ पर कंफर्ट डिवाइस हैं जो कार्डियक पेशेंट और रेस्पिरेटरी पेशेंट के लिए यूज़ की जाती हैं किसी एक को छोड़कर। पिलोस, बेड क्रेडल, बैक रेस्ट या फिर कार्डियक टेबल, तो सब कुछ यूज़ किया जाता है लेकिन बैक क्रेडल है जो कॉमनली कार्डियक और रेस्पिरेटरी पेशेंट में यूज़ नहीं किए जाते। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल बेड मेकिंग एक्सेप्ट। तो सभी नर्सिंग एक एज अ नर्स की जिम्मेदारी जब आप बेड बनाते हैं किसी एक को छोड़कर। होल्डिंग सॉइल लिनेन अवे फ्रॉम यूनिफॉर्म, प्लेसिंग सॉइल लिनेन पोर्टेबल लिनेन हैम्पर, गैदरिंग ऑल लिनेन बिफोर स्टेट ऑफ प्रोसीजर, या फिर सेकिंग द लिनेन टू रिमूव द माइक्रोब्स। तो कभी भी जब आप बेड मेकिंग करते हैं तो आपको जो बेडशीट निकालते हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से ऐसे फटकारना नहीं है, अदरवाइज जो माइक्रोब्स हैं वो पूरे और में उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब है लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट वन ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट। तो सभी मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन के एग्जाम्पल हैं किसी एक को छोड़कर। पॉल्टिस, पैराफिन बाथ, इंफ्रारेड लैम्प या फिर हॉट पैक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या एग्जाम्पल है किसी एक को छोड़कर, वो होगा हॉट पैक है, ड्राई हीट का है ना कि मॉइस्ट हीट का। नेक्स्ट वन है वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये होगा स्टेट ऑर्डर, इमीडिएट एडमिनिस्टर करना है कोई मेडिसिन तो ये क्या है, स्टेट ऑर्डर है। नेक्स्ट वन इज बैंडेजिंग एंड स्प्लिंटिंग आर एसेंशियल मेजर्स ड्यूरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, स्प्लिंटिंग का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? इमोबिलाइज करने के लिए किसी भी पार्ट को। बैंडेज का यूज़ करते हैं कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तब। यहाँ पर ऑप्शन में ब्लीडिंग है, स्प्रेन है, फ्रैक्चर है, वुंड है। तो बैंडेजिंग और स्प्लिंटिंग ये हम दोनों फ्रैक्चर के केस में कर सकते हैं। ओपन फ्रैक्चर है कि क्लोज फ्रैक्चर यदि यहाँ पे साफ साफ नहीं है, लेकिन ओनली बैंडेजिंग कहते तब हम ब्लीडिंग के लिए कह सकते हैं, लेकिन स्प्लिंटिंग भी साथ में कहा है तो फ्रैक्चर के लिए रहेगा। नेक्स्ट वन इज द चॉइस ऑफ एजुकेशनल मीडिया डिपेंड्स ऑन ऑल एक्सेप्ट। तो एजुकेशनल मीडिया जो आपका पढ़ाई लिखाई के साधन है वो सभी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं किसी एक को छोड़कर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर, नेचर ऑफ ग्रुप, जेंडर ऑफ टीचर्स या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो मान लीजिए कि आप लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, तो अब ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है कि कोई सर पढ़ा रहे हैं कि मैडम पढ़ा रही हैं। आपको बस आपका जो ऑब्जेक्ट पढ़ना है वो आपका क्या होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होना चाहिए, क्या क्या रिसोर्स यूज़ किए गए हैं वो यूज़ होना चाहिए, वो किस तरीके का आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर जेंडर ऑफ टीचर्स मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंस्ट्रक्शनल एड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो गुड इंस्ट्रक्टर्स के सभी क्या होंगे, जो पॉइंट्स होंगे किसी एक को छोड़कर। पोर्टेबल होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, लॉस्ट, इफेक्टिव एंड चीप होना चाहिए,
और ये सिंपल होना चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सिंपल होना चाहिए ना कि कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज स्लाइड प्रोजेक्टर बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जो स्लाइड प्रोजेक्टर होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स रहेंगे। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है आपके सामने, तो ये किस में आएगा, या फिर वाइट बोर्ड है या फिर स्लाइड वगैरह है, तो क्या है स्लाइड प्रोजेक्टर, किस में आएंगे, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन ऑफ टेम्पररी हाउसिंग मेडिकल केयर अकर्स इन वन ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर के टाइम पर आपको कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, घर मिल जाता, मेडिकल सुविधाएं मिल जाती, लेकिन वहाँ पे आपको परमानेंट रहने नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या है, प्रिपेयर्डनेस है, रिस्पॉन्स है, रिकवरी है कि मिटिगेशन है, क्या कहलाएगा ये, इसको क्या कहेंगे हम जनरली यहाँ पर, एक कहलाएगा मिटिगेशन। आपको इमरजेंसी में सभी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं इसलिए। नेक्स्ट वन इज द मेन रीजन फॉर द यूज ऑफ एस्प्रिन इन अ ट्रीटमेंट ऑफ रेमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पर्सन में एस्प्रिन दी जाती है, तो एस्प्रिन का क्या एम है, जो दी जाएगी, तो ये दी जाती है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसको कम करने के लिए एस्प्रिन दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज वन अमंग द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन होगा वो होगा हेडेक। नेक्स्ट वन इज विटामिन B6 डेफिशिएंसी इज इम्पॉर्टेंट व्हेन पेशेंट इज ऑन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। तो जब पर्सन को कौन सी ड्रग दी जाएगी, जब उसको विटामिन B6 दिया जाएगा तो वो होगा एथाम्ब्यूटोल। क्या होगा, एथाम्ब्यूटोल, ताकि जो न्यूरोपैथी है उसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें। तो विटामिन B6 की कमी होती है एथाम्ब्यूटोल, जो प्राइमरी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है फर्स्ट लाइन कैटेगरी की, तो उनमें पर्सन को साथ में क्या दिया जाता है, विटामिन B6। नेक्स्ट वन इज द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ अ पेशेंट इज। तो रिलायबल इंडिकेटर क्या होगा, पर्सन का रेस्पिरेटरी स्टेटस हमें चेक करना है, इंडिकेटर माना जाएगा वो होगा यहाँ पर ऑब्जर्विंग द चेस्ट सिमेट्री। क्या होगा, ऑब्जर्विंग द चेस्ट सिमेट्री। नेक्स्ट वन इज द असेसमेंट फाइंडिंग टू बी रिपोर्टेड इमीडिएटली इन अ पेशेंट विथ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे ऐड किया हुआ है, बहुत सारे लोग इसका आंसर दे रहे हैं, तो अभी आप इसके लिए वेट कीजिए कि आप लोग आंसर क्या देते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मैकबर्नी पॉइंट में एब्डोमिनल पेन एट मैकबर्नी पॉइंट, तो अपेंडिसाइटिस के लिए है। बहुत सारे लोगों ने लास्ट ऑप्शन दिया है एब्डोमिनल पेन एट मिड, एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। तो इन दो में से ही सॉरी यहाँ पर ये तो आपका नहीं होगा, यहाँ इन तीन में से आप बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वन इज कंडीशन विच प्रिडिस्पोज अ पर्सन टू रीनल कैलकुलाई फॉर्मेशन इंक्लूड। तो कौन सी कंडीशन है, इससे पता चलेगा कि पर्सन को रीनल कैलकुलाई हो सकता है, स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है किडनी में। पॉलीयूरिया, इमोबिलिटी, ग्लाइकोज यूरिया या फिर पॉलिस कैथेटर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन टू बी टेकन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस बाय अ पेशेंट विथ किडनी ट्रांसप्लांट। तो यदि किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसको लॉन्ग टर्म तक कौन सी मेडिसिन दी जाएंगी, तो उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाएंगे, जो एक एज एन इम्यूनोसप्रेसिव का काम करेंगे, ताकि जो किडनी ट्रांसप्लांट की गई है वो रिजेक्ट ना हो पाए इसलिए। नेक्स्ट वन इज इंडिकेशन फॉर डेवलपिंग मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के लिए क्या इंडिकेशन होगा, नेगेटिव कर्निंग साइन, एब्सेंस ऑफ नजल रिजिडिटी, पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन या फिर ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर ऑफ 15। तो मेनिंजाइटिस में पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन होगा। नेक्स्ट वन अनट्रीटेड ग्लूकोमा कैन कॉम्प्लिकेट टू। तो यदि हम ग्लूकोमा को अनट्रीटेड छोड़ दें, बिना चेक करवाए छोड़ दें, बिना दिखवाए छोड़ दें, तो ये ब्लाइंडनेस का कारण बनेगा, अंधे होने का कारण बनेगा। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ इनर ईयर डिसऑर्डर इज। तो इनर ईयर डिसऑर्डर का मोस्ट कॉमन सिम्टम है क्या, टिनिटस, वर्टिगो। ये किसके सिम्टम है, इनर ईयर डिसऑर्डर के। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मोस्ट कॉमन साइट फॉर कैंसर इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉमन साइट है कैंसर के लिए यूट्राइन सर्विक्स। क्या है, यूट्राइन सर्विक्स। सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज अ क्लाइंट हैज 30% बर्न ओवर हर लेग्स व्हेन शी कम्स टू इमरजेंसी यूनिट, प्रायोरिटी एक्शन इज टू।
तो जब भी पर्सन बर्न वाला आता हो आपको, चाहे वो कितने भी परसेंट बर्न हुआ हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पर्सन में फ्लूइड को रिप्लेस करना। तो यहाँ पर आपको पहले करना है स्टार्ट एन IV लाइन, देन यहाँ पर वुंड एरिया को क्लीन करना है आपको, देन आगे आपको करना है। तो यहाँ पर ओनली 30% बर्न के लिए कहा गया है। नेक्स्ट वन इज ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एक्जिमा एक्सेप्ट। तो एक्जिमा एक स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ पर इसको लेके सभी पॉइंट सही है किसी एक को छोड़कर। देयर इज नो क्योर, इट इज़ नेवर हेरिडिटरी, क्लाइंट मस्ट की फिंगरनेल शॉर्ट या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर गिवन। तो यहाँ पर ट्रीटेबल है, एक्जिमा क्या है, ट्रीटेबल है, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, क्योर इसको नहीं किया जा सकता। ये भी सही है, नहीं तो आपको लगे कि ऑप्शन ए होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ नेवर हेरिडेटरी। बाकी इसका कोई क्योर नहीं है, मतलब ट्रीट कर सकते हैं लेकिन ये क्योरेबल नहीं है। फिंगर नेल शॉर्ट करना ताकि आपको ईचिंग वगैरह हो तो आपको ब्लड ना आ पाए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इट इज़ नेवर हेरिडेटरी। नेक्स्ट वन इज विच बिहेवियर बाय द पेशेंट इंडिकेट्स इनइफेक्टिव कोपिंग। इनइफेक्टिव कोपिंग मतलब आप किसी चीज़ को कोप नहीं कर पा रहे, सहने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो कौन सा बिहेवियर होगा। नेग्लेक्टिंग पर्सनल ग्रूमिंग, लुकिंग एट ओल्ड फैमिली फोटोज, पार्टिसिपेटिंग इन अ सीनियर सिटीजन प्रोग्राम, विजिटिंग स्पाउस ग्रेव वंस अ मंथ। तो यहाँ पर इनइफेक्टिव कोपिंग आप के अंदर कौन सी चीज़ है जो आपको बताएगी कि आपके झेलने की क्षमता क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो यहाँ पर आपके जो आंसर आएगा वो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी होगा, बट आप फिर भी इसको एक बार रीचेक कर लें। नेक्स्ट वन कार्डियक टेम्पोनेंट कैन कॉज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कार्डियक टेम्पोनेंट और क्या कॉज कर सकता है, स्पाइनल शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक या फिर एनाफ्लेक्टिक शॉक। तो कार्डियक टेम्पोनेंट है जो क्या और कॉज कर सकता है, तो वो है कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट वन इज रूबेला। तो रूबेला का दूसरा नाम है जर्मन मीजल्स। नेक्स्ट वन कम्युनिकेबल डिसीज हैविंग पॉजिटिव एसिड फास्ट वेसिलाई टेस्ट। एसिड फास्ट वेसिलाई टेस्ट जो माइकोबैक्टीरियम है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, और लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्रा मतलब माइकोबैक्टीरियम है जो टीबी और लेप्रोसी इन दोनों के लिए ही एसिड फास्ट वेसिलाई जील नेल्सन टेक्निक है जो शो करेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव एसिड फास्ट वेसिलाई टेस्ट किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग रिस्क फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट फॉर डेवलपिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन अ पर्सन एक्सेप्ट। तो सभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होने का कारण बनेंगे किसी एक को छोड़कर। अल्कोहल कंजप्शन, फिजिकल इनएक्टिविटी, हेरिडिटरी, ये तीनों कॉज करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब चाहे वो आपकी डायबिटीज़ हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर असर्टिवनेस से आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर। तो कैंसर के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच क्या होगा, प्रिवेंट भी करना है और कंट्रोल भी करना है। तो पैलिएटिव केयर, स्क्रीनिंग, अर्ली इनिशिएशन और ट्रीटमेंट या फिर रिहेबिलिटेशन। तो फर्स्ट वन यहाँ पर इनिशियल पूछते हैं तो वो होगा स्क्रीनिंग। क्या होगा, स्क्रीनिंग। नेक्स्ट वन मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च टू अचीव। तो इंद्रधनुष किसके लिए लाया गया था कि एटलीस्ट 2 साल के एज ग्रुप तक के बच्चों में क्या करना है, हमें 100% वैक्सीनेशन करवाना है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो कौन सा जो नेशनल प्रोग्राम है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए, तो ये कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और स्ट्रोक के लिए। बाकी सभी ऑप्शन आप पढ़िए यहाँ पर। यदि आप बीच के 2 हैं सेकंड और थर्ड, तो इसमें कम्युनिकेबल डिसीज इंक्लूडेड हो गई, एक में हो गया टीबी, एक में हो गया लेप्रोसी, हेपेटाइटिस बी। फिर लास्ट में रोड एक्सीडेंट, तो इसका हिस्सा नहीं है क्योंकि जो नेशनल प्रोग्राम है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इसमें कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक इंक्लूड रहेगा। रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन है, ये रेशियो होता है हमेशा 30/2। कितना, 30/2। नेक्स्ट वन इज परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो परमानेंट मेथड क्या है कॉन्ट्रासेप्शन की, वैसेक्टोमी एंड ओरल पिल्स, आईसीडी एंड ओरल पिल्स, ट्यूबवेल लिगेशन एंड वैसेक्टोमी या फिर सहेलियन मालाडी। तो यहाँ पर परमानेंट मेथड आती हैं ट्यूबवेल लिगेशन एंड वैसेक्टोमी, जो एक आई थिंक मैंने हरियाणा का पेपर करवाया था, उसमें बाई चांस एक आंसर में मिस्टेक हुई है जिसमें ट्यूबवेल लिगेशन को मैंने ANM वर्कर से जोड़ दिया, तो वहाँ पर आपका
वो गलत है। वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा कि जो आशा वर्कर और एएनएम नहीं कर सकती वो ट्यूबल लिगेशन, वहाँ की जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो आशा और एएनएम डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं। क्लेमाइडिया है, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकती है, लेकिन जो टाइफस है, क्या है टाइफस, ये जो लाइस होती हैं उसके बाइट करने के कारण होगा, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आशा वर्कर अंडर एनआरएचएम एक्सेप्ट। तो सब कुछ आशा वर्कर के काम है, किसी एक को छोड़कर। आशा वर्कर क्या करेंगी, कंपनी देंगी एंटीनेटल वुमेन को हेल्थ फैसिलिटी तक ले जाने के लिए एएनसी चेकअप में। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रेगनेंसी यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट, पीटी के किट यूज़ करके, प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ करके प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगी। हेल्थ एजुकेशन देंगी न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में, लेकिन डिलीवरी कंडक्ट करने का काम आशा वर्कर का नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल MMR वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू चाइल्ड एट द एज ऑफ। तो MMR वैक्सीन बच्चे में हमेशा कंप्लीटेड जो 15 से 18 महीने की एज है इसी में दी जाएगी। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज। तो इनमें से वायरल डिसीज कौन सी है? कोलेरा विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होगा, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम के बैक्टीरिया से होगी, टाइफस साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा। अब बचा हेपेटाइटिस, तो ये हेपेटाइटिस ABCDE नाम के वायरस से हो सकता है। अलग अलग कैटेगरी है इसकी। नेक्स्ट वन इज पेंडेमिक ऑफ डिसीज इज नोन एज। तो पेंडेमिक का मतलब होता है कि कोई भी डिसीज, कोई भी इन्फेक्शन पूरे विश्व में फैल जाए, वर्ल्ड वाइड फैल जाए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट वन इज ऑल वैक्सीन शुड बी केप्ट एट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू मेंटेन द कोल्ड चेन। कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए सभी वैक्सीन के से टेम्परेचर पर रखी जाती हैं, तो वो है यहाँ पर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। मेनली यही टेम्परेचर कोल्ड चेन को मेंटेन करने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट। तो डॉग बाइट के लिए इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यही है कि जहाँ भी काटा है उस एरिया को साबुन से धुलें और पानी से धुलें। कब तक? एटलीस्ट 15 मिनट तक, 15 मिनट तक। तो यहाँ पर आंसर आप क्या देंगे? वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स रिफर्स टू। तो यहाँ पर बॉडी पार्ट्स की साइज बढ़ रही है, किसके कारण? सेल्स में मल्टीप्लिकेशन के कारण। तो ये कहलाएगा ग्रोथ। क्या कहलाएगा? ग्रोथ। डेवलपमेंट मतलब आपका मेंटली आप डेवलप हो रहे हैं, तो वो होगा डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज प्री स्कूल एज इज फ्रॉम। तो प्री स्कूल एज क्या है? 1 to 3 ईयर। तो ये तो टोटलर है। 2 to 3 ईयर, 6 to 7 ईयर या फिर 3 to 6 ईयर। तो ये कहलाएगी 3 to 6 ईयर प्री स्कूल गोइंग एज। नेक्स्ट वन, डायग्नोसिस ऑफ चाइल्ड विथ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चे में यदि हमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाना है, तो आप बच्चे को, पेरेंट्स को, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो इन तीनों चीज़ों से आपको पता लग पाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चा चिड़चिड़ा है तो वो अपने आप से होगा। पेरेंट्स कैसे हैं और उसके आसपास का वातावरण कैसा है, लड़ाई झगड़े वाला है कि कैसा है, तो इन सभी चीज़ों से पता चलेगा। नेक्स्ट वन, चाइल्ड गेन्स ब्लैडर कंट्रोल बाय द एज ऑफ। ब्लैडर कंट्रोल का मतलब है कि बच्चे में जो टॉयलेट जाते हैं, बच्चे सूसू जाते हैं, तो वो कब से बता के जा सकते हैं, फिर कब उनका कंट्रोल होने लगेगा। बोल दिया कि 5 मिनट रुक जाओ तो 5 मिनट वेट कर लेंगे। 4 ईयर में, 6 ईयर में, 1 ईयर में कि 3 ईयर में। तो 1 साल का बच्चा तो ये नहीं कर पाएगा, ये होगा जनरली 3 साल की एज में। नेक्स्ट वन इज इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इनिशियल स्टेप क्या है रिससिटेशन का? सब कुछ है, किसी एक को छोड़कर। पोजीशनिंग देंगे, सक्शनिंग करेंगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देंगे, लेकिन वार्म करने का काम आपका इनिशियल स्टेप में नहीं होगा रिससिटेशन में। नेक्स्ट वन, अ बेबी whose weight less than 2500 ग्राम एट बर्थ इज कॉल्ड। तो ऐसे बच्चे जिनका वजन जन्म के समय 2500 ग्राम से भी कम हो वो कहलाते हैं लो बर्थ वेट बेबीज। कौन से? लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट वन,
अपगार स्कोर इज चेकड इनिशियली विद इन, तो एक बार की जाती है 1 मिनट में चेक, दूसरी बार होती है 5 मिनट में। तो इनिशियली विद इन 1 मिनट और आफ्टर दूसरी बार कब करते हैं 5 मिनट में। नेक्स्ट वन, द मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट एट बर्थ डिसअपियर्स बाय, तो मोरो रिफ्लेक्स एट द बर्थ प्रेजेंट रहेगा और डिसअपियर कब हो जाएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में कि 4 to 5 मंथ में। तो जनरली 3 to 4 मंथ में क्या होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है, तो वो प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग, ऑप्शन में डिसेंट्री, फीवर एंड एपिगैस्ट्रिक पेन। नेक्स्ट वन इज द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इंक्लूड, तो सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन कौन से हैं, स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लो, रिड्यूस ड्यूरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, फीलिंग थर्स्टी और ड्रिंकिंग ईगरली या फिर इरिटेबिलिटी। तो यहाँ पर आपने माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिहाइड्रेशन पढ़ा है, क्या है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिहाइड्रेशन पढ़ा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो जो सीवियर डिहाइड्रेशन है, क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो इसका साइन यहाँ पर इन 4 में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो सीवियर डिहाइड्रेशन की कैटेगरी आती है, इसमें आपके जो बच्चा है, इसमें जो स्किन है वो बहुत ही स्लोली बैकवर्ड होगी। नेक्स्ट वन, द मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ रियूमेटिक फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो जॉन्स का क्राइटेरिया आपने पढ़ा है, क्या है, जॉन्स क्राइटेरिया आपने पढ़ा है, किसके लिए है ये रियूमेटिक रियूमेटिक फीवर के लिए। तो यहाँ पर मेजर मैनिफेस्टेशन है सब किसी एक को छोड़कर, एक होता है मेजर क्राइटेरिया, दूसरा होता है माइनर क्राइटेरिया। तो मेजर क्राइटेरिया में क्या होता है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होंगे, मायोकार्डाइटिस होगा, नोड्यूल्स होंगे सबक्यूटेनियस, फिर यहाँ पर इरिथेमा मार्जिनेटम भी होगा, सिडेंटिस कोरिया भी होगा। लेकिन अर्थ्रैल्जिया किस में होगा, अर्थ्रैल्जिया होगा माइनर में। यहाँ पर मेजर मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, तो अर्थ्रैल्जिया किस में होगा, माइनर में। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग ड्रग थेरेपी विथ फॉलिक एसिड विटामिन B12 डेफिशिएंसी यू शुड एज अ नर्स मॉनिटर फॉर द फॉलोइंग, तो यदि आप किसी पर्सन को विटामिन B12 की कमी के कारण उसको थेरेपी दी जा रही है, ड्रग थेरेपी दे रहे हैं, फॉलिक एसिड दे रहे हैं, विटामिन B12 दे रहे हैं, तो आप किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेंगे, ट्रिमर्स के लिए, वॉमिटिंग के लिए, फीवर के लिए कि ब्लीडिंग के लिए। तो ऐसे केस में आप ब्लीडिंग के लिए करेंगे, क्योंकि विटामिन B12 फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया होगा और उसमें हम ब्लीडिंग को मेनली मॉनिटर करेंगे कि ऑलरेडी खून की कमी है और यदि ब्लीडिंग हो जाती है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलप होगी। नेक्स्ट वन इज एज अ नर्स यू शुड ऑब्जर्व ऑल दी फॉलोइंग इन अ चाइल्ड विथ एनसेफेलाइटिस एक्सेप्ट, तो एनसेफेलाइटिस में सब कुछ आप ऑब्जर्व करेंगे किसी एक को छोड़कर। तो जो इंसेफ्लॉन मतलब ब्रेन की जो लेयर्स है यहाँ पर वो भी यहाँ पर इंसेफ्लाइटिस है यदि किसी के लिए, तो आप क्या करेंगे, सब कुछ यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे किसी एक को छोड़कर। तो इंसेफ्लाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन है, जब इन्फ्लामेशन है तो हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, फीवर होगा, कन्वल्जन्स आएंगे, ICP बढ़ेगा, लेकिन बॉवल मूवमेंट्स का इस पर है जो उतना इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन, इन अ चाइल्ड विथ मेनिंगोमायोसील द सैक कंटेंस वन ऑफ द फॉलोइंग, तो मेनिंगोमायोसील में जो सैक होता है उसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंग्स एंड स्पाइनल फ्लूइड, ये तीनों क्या होंगे, कवर होंगे। क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, मेनिंगोमायोसील सैक में क्या क्या कवर होगा, स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंग्स एंड स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट वन, रीएट्रीब्यूशन थेरेपी इज यूज्ड इन, तो रीएट्रीब्यूशन थेरेपी यूज की जाती है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में, किसमें, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन फॉर अ चाइल्ड विथ IQ ऑफ 45, तो मेंटल रिटार्डेशन में जो IQ लेवल है वो कितना होगा, यहाँ पर कहा है कि IQ लेवल कितना है, 45 है। बताएंगे ये चार, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड में होता है 50 से 70, IQ लेवल होता है 50 to 70, मॉडरेट में 35 से 50, सीवियर में 20 से 35, लेस देन 20 है तो प्रोफाउंड। अब यहाँ पर 45 कहा है, दैट मीन्स पर्सन कौन सी रिटार्डेशन है, तो पर्सन को होगा यहाँ पर
मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या है? मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हाँ, यदि 50 से 70 की रेंज की बात करते हैं हम तब कहते माइल्ड, लेकिन क्या है 45 है तो ये किस में आएगा? मॉडरेट में। नेक्स्ट वन इज ऑटिज्म अकर्स मोस्टली इन। तो ऑटिज्म किस एज में देखने को मिलेगा? चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में, प्रेगनेंसी में कि ओल्ड एज में? तो ऑटिज्म में देखने को मिलेगा कब? चाइल्डहुड में। नेक्स्ट वन इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल सस्पेक्ट दैट अदर पर्सन विल हार्म हिम। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को लगेगा कि उसके सामने वाला उसको मार देगा, उसको जहर दे दिया खाने में, इस तरीके से उसको कुछ भी फील होगा। तो ये कौन सी पर्सनालिटी है? साइक्लोथाइमिक, हाइपोमैनिक, मेलानकोलिक या पैरानॉइड? तो ये कहलाएगी पैरानॉइड पर्सनालिटी। नेक्स्ट वन इज डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी इन विच द पर्सन कॉन्स्टेंटली मेंटेन्स अ पोजीशन विदाउट एनी मूवमेंट। ऐसा डिसऑर्डर मोटर एक्टिविटी का जिसमें पर्सन बिना हिले डुले एक पोजीशन में अड़के बैठा रहे, तो वो कहलाएगा क्या? कैटाप्लेक्सी। क्या कहलाएगा? कैटाप्लेक्सी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हेल्यूसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। तो हेल्यूसिनेशन किसका डिसऑर्डर? थॉट का, कॉन्शियसनेस का, मेमोरी का कि परसेप्शन का? तो यहाँ पर आपको हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, ये दो चीज़ें आपके ऊपर छोड़ी जाएंगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 84 कई बार पढ़ा है। हेल्यूसिनेशन थॉट है, कॉन्शियसनेस है कि मेमोरी की परसेप्शन? नेक्स्ट वन इज अ मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीरियोटाइप स्पीच इज नोन एज। तो मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें स्टीरियोटाइप स्पीच रहेगी, तो ये क्या है? बर्बिगरेशन, कैटाप्लेक्सी, नेगेटिविज्म या फिर मैनरिज्म? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका क्या? मैनरिज्म। बर्बिगरेशन में पर्सन जिन चीज़ों का कुछ सेंस ही नहीं है वो यहाँ पर बोलेगा, तो ये क्या हो गया? मैनरिज्म। नेक्स्ट वन इज डेल्यूजनल डिसऑर्डर कॉमनली फाउंड इन पैरानॉइड सीजोफेनिया। तो यदि पैरानॉइड सीजोफेनिया हुआ है मतलब जिसमें पर्सन को लगेगा कि कोई उसको मारने आ रहा है, तो इस तरीके का यदि पैरानॉइड सीजोफेनिया है तो कौन सा डेल्यूजनल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा? तो उसमें मोस्टली देखने को मिलेगा डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। क्या होगा? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। नेक्स्ट डेलीरियम इज अ डिसऑर्डर ऑफ। तो डेलीरियम में क्या डिस्टर्ब होगा? आपने डिमेंशिया, डेलीरियम दोनों पढ़ा है। अब इसका आंसर भी आप लोग देंगे कि इसमें कॉन्शियसनेस का है, परसेप्शन का है कि मेमोरी का कि थॉट का? नेक्स्ट वन इज डिमेंशिया इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट। तो डिमेंशिया सब में देखने को मिलेगा। सीजोफेनिया में देखने को मिलेगा, हेड इंजरी में देखने को मिलेगा, हंटिंगटन कोरिया में देख सकते हैं, लेकिन कैनावीज जो डिसऑर्डर है उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है मेरा आईक्यू फॉर्मूला, कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। कितना? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। यहाँ पर आपको एग्जाम में या तो जो मेंटल एज दे दी जाएगी, क्रोनोलॉजिकल एज दे देंगे और आपको पूछेंगे कि आपका आईक्यू कितना है, तो वो आप निकाल के बता सकते हैं। नेक्स्ट वन मोस्ट कॉमन पोस्टपार्टम साइकोसिस इज। तो कॉमन पोस्टपार्टम साइकोसिस होती है मेनली डिप्रेशन। सीजोफेनिया कभी भी देखने को नहीं मिलता। पोस्टपार्टम साइकोसिस का मतलब आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी लेडीज़ डिप्रेशन फील करती हैं कि उनकी जो बेसिक लाइफ है वो क्या हो गई, पूरे तरीके से चेंज हो गई है, इसलिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डिप्रेशन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज। मेंटल रिटार्डेशन के लिए मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? गुलिन-बेयर सिंड्रोम, बर्थ एस्पेक्सिया, क्लूवर-ब्यूकी सिंड्रोम या फिर कोर्साकॉफ सिंड्रोम? मेनली तो डाउन सिंड्रोम होता है इसके लिए मेन कॉज, लेकिन इसका आंसर आपके लिए होगा बर्थ एस्पेक्सिया के कारण भी है, जो कभी कभी मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल जाती है, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगी। क्वेश्चन नंबर 88। नेक्स्ट इज 8 स्टेज क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज प्रपोज्ड बाय। तो यहाँ पर ये दिया था किसने? एरिक्सन ने। एरिक्सन का जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या दिया था? एरिक्सन की जो स्टेज है उसके अकॉर्डिंग तो इन्होंने कितनी स्टेज में डिवाइड किया था? 8 स्टेज में। इन्फेंसी पीरियड, फिर यहाँ पर इन्होंने दिया था टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूल गोइंग, फिर 13 से 21 साल, 21 से 39 साल, 40 से 65 साल और 65 से ज़्यादा। तो यहाँ पर
अकॉर्डिंग टू दैट तो इनकी टोटल कितनी स्टेज थी, 8 स्टेज दी गई थी इनके थ्रू एरिक्सन के स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन सब्सटेंस एब्यूज्ड इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा तो शराब पी जाती है। अभी रिसेंट में बिहार में सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है शराब के कारण वो बिहार में होती है। अभी रिसेंट में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सब्सटेंस एब्यूज़ किया जाता है वो क्या है, एल्कोहल और शराब। नेक्स्ट वन, द मेजर कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया। तो भारत में न्यूनेटल डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, न्यूनेटल इन्फेक्शन, एस्पेक्सिया न्यूनेट्रम, बर्थ एस्पेक्सिया, प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। मोस्ट कॉमन और मेजर कॉज इन न्यूनेटल डेथ का एक तो है प्रीमेच्योरिटी और दूसरा है LBW। प्रीमेच्योरिटी का मतलब बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं और दूसरा लो बर्थ वेट बेबीज मतलब 2500 ग्राम से कम के रहेंगे तो। नेक्स्ट वन, द ओवरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन टोटल। तो ओवरी, कॉर्टेक्स, मेडुला, हाइलम में तीनों चीज़ें ओवरी का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप मार्क किसको भी करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट वन इज प्रेगनेंसी विथ एलिवेटेड सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल। प्रेगनेंसी में यदि सीरम अल्फा प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है तो एक कहलाएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ऑफ फीटस। तो फीटस से उसमें क्या है, NTD डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट वन, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट इज। पेल्विस आउटलेट के पूछा इनलेट के कहते हैं तो 11 आउटलेट में पूछा है तो 13। नेक्स्ट इज द एंटीरियर फोंटेनेल ऑसिफाइज आफ्टर द एज। तो एंटीरियर फोंटेनेल क्लोज होते हैं जनरली 18 महीने में। कब, 18 महीने में, 12 से 18 महीने में। नेक्स्ट वन इज एमनियोटिक फ्लूइड इज डिटेक्टेड एट। तो एमनियोटिक फ्लूइड कब से बनने लगेगा, जब एमनियोटिक सैक बनता है तभी। यहाँ पर जनरली 4 से 8 वीक में, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका आंसर है जो क्या होगा, 6 वीक होगा कि 8 वीक होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 97। ये रहा क्वेश्चन नंबर 97। एट 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फंडस ऑफ द यूट्रस इज एट द लेवल ऑफ। तो 24 वीक की प्रेगनेंसी में फंडस कहाँ तक पहुँचेगा, लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस तक, और 1 फिंगर लोअर ऑफ अम्ब्लाइकस तक। एक्सीफेस्टर्नम तो 36 वीक में पहुँचेगा आपका, लेकिन 24 वीक की प्रेगनेंसी में कहाँ तक पहुँचेगा, अम्ब्लाइकस तक। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन रिवील्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में सब कुछ चीज़ें रिवील होंगी किसी एक को छोड़कर। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अकर रिथमेटिकली नॉट एक्सीडिंग 60 मिनट। OS dilate progressively, presence of backache with contraction, presence of abdominal tightening। तो यहाँ पर एब्डोमिनल टाइटनिंग होगा, बैकएक होगा, सर्वाइकल ओस डायलेट होगी, लेकिन यहाँ पर जो कहा है वो एक्सेप्ट में है। नेक्स्ट वन, बिफोर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू एक्सपेल द प्लेसेंटा नर्स शुड इंश्योर दैट। यदि प्लेसेंटा का एक्सपेल करते हैं, एक्सपल्सन होता है, तो एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा इंटरनली ही जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ गया हो और इंटरनली ही सेपरेट हो गया हो। प्लेसेंटा इज सेपरेटेड एंड इज लाइंग इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपल्सन करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑल दी फॉलोइंग आर साइन एंड सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एक्सेप्ट। एंडोमेट्रियोसिस के साइन सिम्टम सब हैं किसी एक को छोड़कर। पेन होगा बाउल मूवमेंट्स में, डिस्मेनोरिया होगा, इनफर्टिलिटी होगी, लेकिन सॉफ्ट एंड टेंडर यूट्रस आपको पाल्पेबल नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी डिस्मेनोरिया अकर्स इन यंग वुमेन आफ्टर मिनार्ची। तो जिसमें यंग वुमेन में जब आपके पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं तो आपको डिस्मेनोरिया होता है, मतलब पेनफुल क्रैम्प्स आते हैं, जो पीरियड्स हैं पेनफुल रहेंगे। और क्यों होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल के ज़्यादा होने के कारण। स्पेशली प्राइमरी डिस्मेनोरिया का मेन रीज़न तो यही है, एक्सेसिव लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। ऑल दी फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल लेबर एक्सेप्ट। तो सभी एबनॉर्मल लेबर का कॉज हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर। यूट्राइन डिस्ट्रोकिया,
फीटल डिस्टोकिया, पेल्विक डिस्टोकिया पे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, तो ये तो नॉर्मली देखने को मिलते हैं, इनको हम फॉल्स लेबर पेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर्स इन्वॉल्व, तो सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर में पेरिनियल मसल्स की डीपर लेयर भी इंक्लूड रहेंगी। नेक्स्ट वन, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कैन कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यूट्राइन फाइब्रॉइड से अबॉर्शन होगा, प्रीमेच्योर लेबर होने के चांसेस होंगे, माल प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन डिजनरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज, इन केस ऑफ प्रेग्नेंट मदर विथ पॉलीहाइड्रोमनियास लेबर इज इंड्यूस्ड इफ, माँ को पॉलीहाइड्रोमनियास है, मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है 2000 ml से ज़्यादा है, तो ऐसे किस केस में आप लेबर इंड्यूस करेंगे? देयर इज फीटल एनामली, देयर इज प्रेगनेंसी इज मोर देन 37 वीक्स, देयर इज प्रेगनेंसी इज लेस देन 37 वीक्स, देयर इज प्रेगनेंसी इज 28 वीक्स। तो यहाँ पर पॉलीहाइड्रोमनियास के केस में आप यदि कुछ फीटल एनामली है तो आप लेबर को इंड्यूस करके बेबी को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, फॉलोइंग डील्स विद द रूल्स और प्रिंसिपल्स दैट गवर्न राइट कंडक्ट ऑफ प्रोफेशन, तो ये कहलाएंगे यहाँ पर इथिक्स।